हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए सभी जीके जीएस के 100 क्वेश्चन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एमटीएस 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे गए थे। इसमें हमने 4 शिफ्ट लिया है और 4 शिफ्ट के 100 क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो ये कौन सा स्टेडियम था? तो ये लॉर्ड्स स्टेडियम था जो कि इंग्लैंड में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है। ये राज्यसभा में कब पेश किया गया था? तो ये दिसंबर 2022 में इसे पेश किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता था? तो ये घोड़े मोदनी नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि घोड़े मोदनी नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो त्वचा पर सल्क होते हैं उनके। तो आप इसे याद रखेंगे कि सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच जो एक अंतर है उसके त्वचा पर सल्क होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो ये होने लगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित के किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो जगवाल श्रीनाथ थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो T20 विश्व कप हुआ था 2021 का, उसमें मैच रेफरी कौन थे? तो जवागल श्रीनाथ थे। अगला क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया? तो द इंग्लिश टीचर एक उपन्यास है जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि मुगल बादशाह बाबर नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनता या फिर कार्यशील आयु माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष के लोगों को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। अगला है, बवाड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? तो बवाड़ियों का उपयोग किया जाता है जल भंडार एवं पुनर्भरण। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये बावड़ियाँ बनाई जाती हैं जल को स्टोर करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कई गांव वगैरह में बड़े बड़े ऐसे टैंक बने होते हैं जिसपे कि जल स्टोर होता है, तो इसी को बवाड़ियाँ कहा जाता है और इनका उपयोग पारंपरिक रूप से किया जा रहा है जल का भंडार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं इकोसेन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्राप्त हुआ? तो टीके रंगराजन को ये प्राप्त हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो टीके रंगराजन को 2023 में मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 16 जो कि है, भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 1.6 मीटर होती है। तो अब इसे याद रखेंगे कि भारत में बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है उसकी लगभग चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर की होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 17वां क्वेश्चन है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो हर साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है नागा जनजातियों के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि हर साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है और वहाँ की मूल जनजाति जिन्हें नागा जनजाति कहते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल्स के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत का वायसराय बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो ये कमलिनी और नलिनी अस्थाना थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये कमलिनी और नलिनी अस्थाना थी जिन्हें 2022 का पद्मश्री जो है वो प्राप्त हुआ था और ये एक कथक नर्तक और नर्तकी हैं। अगला है,
कर्नाटक में बीदर किला आकार में नियमित रूप से है। तो कर्नाटक का जो बीदर किला है वो किस टाइप से बना हुआ है? तो समांतर असम चतुर्भुजाकार का बना हुआ है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि बीदर फोर्ट जो कि कर्नाटक में है वो किस आकार से है? तो ये समांतर असम चतुर्भुज आकार का है। अगला क्वेश्चन आता है 21 हमारा, जो कि है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो ये भूमध्य रेखीय ऋतु जो है ये भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु भारतीय नागरिकों पर लागू होती है। तो ये आपसे पूछा गया है कि भारत में जो लोग वोट दे सकते हैं उनकी आयु लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष के बराबर या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि वयस्क मताधिकार की जो आयु लागू होती है वो 18 वर्ष से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, जो कि है निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्रह्म लिपि का कूटवाचन या फिर डिस्क्रिप्ट किया? मतलब कि सबसे पहली बार किसने मौर्य काल की जो ब्रह्म लिपि थी वो किसने पढ़ी, किसने उसको डिकोड किया? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि मौर्य काल की जो ब्रह्मली लिपि थी वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने पढ़ा या फिर उसको डिकोड किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 24 क्वेश्चन आता है हमारा, सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है। तो ये हो जाएगा प्रवाह। तो आप इसे याद रखेंगे, सामान्यतः घाटे को एक प्रवाह संकल्पना माना जाता है। अगला है पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये जो है लागू किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पर, जो कि हमसे पूछा गया है 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ये किस भाग में शामिल किए गए हैं? 4A में। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, तो 4A में इसे शामिल किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये संगम राजवंश था। तो आप इसे याद रखेंगे कि संगम राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला है 3 क्वेश्चन हमारा, हल्दी में जो उनका रासायनिक यौगिक मौजूद होता है वो कौन सा है? तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्यूरक्यूमिन के नाम से जाना जाता है। जो हल्दी का पीला रंग होता है वो इसी केमिकल के द्वारा होता है। जैसे आप याद रख लीजिए कि क्यूरक्यूमिन जो है वो हल्दी के पीले होने का कारण है। इसी तरह टमाटर के लाल होने का कारण क्या है? लाइकोपेन होता है। इसी तरह हल्दी के पीले होने का जो रासायनिक यौगिक है वो करक्यूमिन होता है। अगला क्वेश्चन है 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जो अब डैश संशोधित करता है। यह फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। अगला क्वेश्चन आता है टमाटर का लाल रंग, तो ये लाइकोपिन की वजह से या फिर उसकी उस उपस्थिति से होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, टमाटर का लाल रंग जो है ये लाइकोपिन की वजह से होता है और हल्दी का पीला रंग होता है करक्यूमिन की वजह से। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं या फिर कैपिटल गुड्स की विशेषताओं में से एक है कि वे टिकाऊ होती है? अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का जो है घटता क्रम है? कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, फिर उसके बाद। तो पहले नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो आप इसको याद रखेंगे कि पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है और सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? तो भारत रत्न आता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आएगा, फिर पद्म भूषण आएगा, फिर पद्मश्री आएगा। अगला है 8वां क्वेश्चन, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो ये उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। भारत के उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु जो है वो पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये उस्ताद आमिर खान थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि इंदौर घराने की जो स्थापना किया था उनका नाम था उस्ताद आमिर खान। 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद रखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है 11वां, जो कि है मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो ये मध्यकालीन में जो होता था दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइन से सजाना, कि छोटे छोटे कुछ पत्थर होते हैं जो काफ़ी कीमती होते हैं, उसी से दीवारों पर फूल के आकार से डिजाइन बनाना और दीवारों को फूल के आकार में सजा देना। तो यही होता है मध्यकालीन वास्तुकला की शैली में पच्चीकारी। तो पच्चीकारी आप याद रखेंगे कि दीवारों पर जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण पत्थर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीमती पत्थर हैं, उन्हें फूल का आकार देकर दीवारों पर सजाया जाता था। 12वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा जो है वो साझा करते हैं? तो ये 7 जो देश हैं वो अपनी भूमि साझा करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
13वां क्वेश्चन जो कि है कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार हैं? तो आपसे ये पूछा गया है जो कनक रेले हैं ये कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं? तो ये मोहिनी अट्टम करती हैं। और ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो ये केरला स्टेट का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, और तो ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार हैं? तो ये करती हैं मोहिनी अट्टम। अगला है 14वां क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? जो आईपीएल होता है फीमेल्स के लिए 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो कप्तान थी वो कौन थी? तो वो थी स्मृति मंदाना। 15वां क्वेश्चन है हमारा, के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास जो है द ग्लोरी ऑफ पाटन ये मूल रूप से किस भाषा में था? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 16 जो कि है 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के हिसाब से शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता न्यूनतम थी? तो किस प्रदेश की जो केंद्र शासित प्रदेश है साक्षरता दर सबसे न्यूनतम थी? तो दादर और नागर हवेली 2011 के अनुसार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम हुआ करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 18वां जो कि है निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में वैध शासन प्रणाली सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत हुई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत हुई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और डैश में समाप्त होता है। तो मार्च अप्रैल में ये समाप्त होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रबी की फसल जो होती है वो किस ऋतु में शुरू होती है? तो रबी की फसल की ऋतु होती है अक्टूबर नवंबर, और इसको कब काटा जाता है? तो मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है फसल को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रसिद्ध स्थान मानसीन राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है। और बी वाला कथन है यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप इसे याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। 23 क्वेश्चन है हमारा संजना बथुला जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन 24 लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख का नव वर्ष है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोसर त्यौहार जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है वहाँ के नव वर्ष के रूप में। अगला है 25 क्वेश्चन पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया था? तो 1 जनवरी 1970 में। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसे भंग कर दिया था? तो 1 जनवरी 1970 को इसे भंग कर दिया था पंजाब ने। अगले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आता है हमारा एक पूर्व निरंकुश या फिर एब्सोल्यूट डिस्पोट शासक के रूप में बलबन के शासक के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो चालीसा का विनाश हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो एक पूर्व निरंकुश शासक था बलबन उसके शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? तो चालीसा का विनाश हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है दूसरा बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बथुकम्मा फेस्टिवल या फिर बथुकम्मा त्यौहार जो है ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। अगला है शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो एक वर्ड है हमारा फुट फॉल्ट ये टेनिस से संबंधित है। तो आप इस वर्ड को याद रख लीजिए कि फुट फॉल्ट जो वर्ड है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा जो कि है अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विचाराधीन हो तो उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता कौन? लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 181 के अनुसार जब स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में इसका विचार हो रहा हो तो वो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया? तो ये लौ स्लैब था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा वास्तुकला शिल्प सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया? तो लौ स्लैब। अगला है 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रभावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश को दर्जा के आधार पर आधारित की? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक कांग्रेस पार्टी नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है 7वां जो कि है जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहर को संधारीकरण सस्टेनेबल और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? तो ये 30 शहर को चुना गया था। 8वां क्वेश्चन आता है हमारा 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? तो ये केरल स्टेट हो जाएगा। तो केरल स्टेट का साक्षरता दर जो है वो अधिक होता है। 1991 की जनगणना में भी ये साक्षरता दर ज़्यादा था और 2011 की जनगणना में भी केरल की साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो ये ना कठोर है और ना ही लचीला है। तो हमारा भारतीय संविधान किस टाइप से है? तो ये ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। अगला है राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो ये तानसेन से है। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि राग दीपक का संबंध जो है ये किस संगीतकार से है? तो तानसेन से है। 11वां क्वेश्चन है हमारा जंतु कोशिकाओं में बी ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले अम्ल लॉन्ग चेन फैटी एसिड का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है पेरियोऑक्सिन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12वां क्वेश्चन आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत की जीवन वृत्तांत है? तो ये आपसे पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर जो है वो किस प्रसिद्ध भारतीय की जो है वो जीवन व्याख्या है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का है आत्मकथा। तो आप इसे याद रखेंगे कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। 13वां क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्ति की गणना कीजिए जिसमें राजस्व घाटा बराबर है जीडीपी का 2.80% और राजस्व व्यय है जीडीपी का 10.80%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा राजस्व प्राप्ति? तो ये 8% के बराबर हो जाएगा। अगला है 14 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से अणुस इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान का गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये HNO3 जो है वो 62 ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा किस कोशिकांग में राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो एक राइबोसोम के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है? तो ये केंद्रिका में होता है। तो न्यूक्लियस में ये होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? तो ये कौन सा स्थान था? नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाट्टम था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो ये छऊ में होता है। जो छऊ वाला डांस है ये झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो इस निम्नलिखित में अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है कार्बोनिक अम्ल के द्वारा? तो आप इसे याद रखेंगे जब किसी जल निकाय के बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल में बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल के कारण। अगला है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। अगला है पटकाई पहाड़ी पर्वतों का भाग है? तो पटकाई पहाड़ी जो है ये पूर्वांचल पर्वतों का एक भाग है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सितंबर 2023 में पद अधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया था। अगला है 22 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी का हिस्सा है? तो मैथन हो जाएगा। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो मैथन। अगला है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? तो ये जतिंद्र नाथ दास। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जतिंद्र नाथ दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार हुए और जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद ये शहीद हो गए थे।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी। अगला है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो ये निशानेबाजी में मिला था। अब देखते हैं अगले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो बिहू हो जाएगा हमारा एक भारतीय लोक नृत्य जो कि असम में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत अंतराल 8.3 मिनट है। यह मिनट जो है ये दूरी को इंगित करता है कि इतना मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ये दूरी इंगित करता है। अगला है 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो हरियाणा के। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में बैदी कलम उत्सव जो है वो मनाया जाता है, जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्माएं, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये बैदी कलम कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है। पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो H2SO4 है। अगला है छठवां क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो ये वित्त विभाग से संबंधित था। अगला है सातवां क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियन 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो ये भारत ने जीता था। तो फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 की प्रतियोगिता जीती थी भारत ने। अगला है वैश्विक प्रतियोगी की शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में ये किया गया था। अगला है नौवां क्वेश्चन, उस व्यक्ति की शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना कीजिए जिसका भार 50 kg और ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो ये 22.2 kg मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मेगालिथ शब्द दो डैश शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेगस का मतलब होता है महान और लिथस का मतलब होता है पत्थर। तो ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये यूनानी जिसे ग्रीक शब्द भी कहते हैं, तो ये ग्रीक शब्द मिलकर से बना होता है। अगला है आर मुथुकरमन्नल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह एक सादिर नर्तकी हैं। अगला क्वेश्चन आता है 12वां जो कि है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बनारस में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1971 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस में। अगला है स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो ये लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जो रबी की फसल होती है ये धान में नहीं आती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो कर राजस्व जो है ये पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन आता है हमारा अनुच्छेद 74A के अनुसार मंत्रिपरिषद, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, उसका प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो कि अनुच्छेद 44A में दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कुमार शानू को सम्मानित किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। 19वां क्वेश्चन आता है हमारा डैश में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो महाबलीपुरम में जो गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक होता है। अगला है 20वां क्वेश्चन हमारा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के सबसे निचले स्थान पर है? तो ये केरल स्टेट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये 51A इसे शामिल किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कौन से अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया? तो 51A में इसे शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है तो वो माधवगढ़ हो जाएगा। अगला है 24वां क्वेश्चन ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ज्योतिबा फूले जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी अंडे को उबालने पर उसकी बाहरी भाग अपारदर्शी और सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो उसमें ऊष्मा विकृतीकरण का कारण बनती है जिसमें श्वेतक को सख्त करती है और इससे अपारदर्शी सफ़ेद रंग देती है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको कराया एमटीएस 2024 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन कराया और आने वाले अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन और कराते रहेंगे जो एमटीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे जीके जीएस में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तब तक अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।